खुशामदीद। नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा क्या होगा? क्या फाहम तफहीम से हुकूमत चलती हुई दिखाई देती है? क्योंकि पंजाब असम्बली में हल्फदारी वाले दिन ही हमें जो मंजरनामा दिखाई दे रहा है इससे नहीं नज़र आता कि हल्फ बर्दारी पे अगर ये मंजरनामा है तो आम दिनों में क्या होगा जब बजट की तश्कील के लिए तंजीम साजी हो रही होगी और इस ज़मन के अंदर मुख्तलिफ लोगों से राबते हो रहे होंगे, मुशावरत हो रही होगी, लोगों से राय मांगी जा रही होगी। राना साहब क्या समझते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्या कोई नई हिकमत अमली तैयार करके बैठी हुई? देखिए, मेरी इत्तला ये है कि वो बड़ा टफ टाइम देंगे और वो ईवान के अंदर, ईवान के बाहर, अदालतों में, तीनों महाज़ों पे उन्होंने अपना एक स्कोर जो है वो पूरा सेट कर लिया है और तीनों महाज़ों पे वो अपने स्कोर को बिल्कुल ठीक तरीके से लड़ेंगे, अपना अच्छा स्कोर करेंगे और इनको करे बिल्कुल टफ टाइम। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ वो फैसला कर चुके हैं, मुल्क की मुआशियत पे जहाँ हुकूमत इन्हें बुलाएगी वहाँ पर वो अपनी तजावीज़ देंगे। ये एक बहुत खुश आइंदा चीज़ है, बहुत खुश आइंदा चीज़। बाकी करप्शन, धांधली और सीटों के मामले पे जो उनकी सीटें हैं, अगर इस पर कानून के मुताबिक फैसला ना हुआ तो आप ज़हन में रखिएगा फिर वो इस पर बड़ा भरपूर तरीके से अपना रिएक्शन देंगे। और अब ये जो रिएक्शन होगा आपको नज़र आ, देखें मरियम साहिबा बतौर लीडर बहुत अच्छी बोल लेती थी, बतौर वज़ीर आला आपको बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती है। अब आप ये नहीं कह सकेंगी पंजाब में कि जनाब वफाक में हुकूमत किसी और की है इसलिए हमें ये तंगी है। अब वफाक में वो वही हैं, सूबे में भी वही हैं। ज़रा आप एक फुटेज देखें ना, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, आज यहाँ पर बड़े अच्छे सियासतदान, कोई शक नहीं इसहाक डार अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन साथ आप पीछे देखें वारिस बेग साहब भी हैं। अब गौर से देख लें ना, हाथ हिला रहे हैं। भाई आपने जब तंजीम साजी करनी है तो इस तंजीम साजी में आपको तंजीम साजी, हुकूमत साजी, जो भी साजी आपने करनी है उसमें आपको अपने साथ वो टीम रखनी होगी जो टीम पाकिस्तान की मौशियत को बेहतर कर सके। और अगर आप वो टीम रखेंगे कि जिस टीम का मामले कुछ और होगा तो फिर आपको बड़ा टफ टाइम मिलेगा। दूसरी बात है, ये तो पंजाब है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ असम्बली के बाहर। भाई कल सुनत सिंध में जो हड़ताल की कॉल दी गई है, एहतजाज की कॉल दी गई है और जो दो वहाँ पे बड़े मुजाहरे हो चुके हैं यासर साहब, वो तो हालात किसी और तरफ जाएंगे। और इसके बाद जो चीज़ आप करेंगे उधर बलोचिस्तान में, वो तो राशिद सोमरू साहब ने वो पहले जो जामशोरो टोल प्लाजे पे था उन्होंने कहा था कि हम तो बाहर धरना दे के बैठेंगे और इनको देखते हैं कि ये हलफ कैसे लेते हैं। देखिए, मैं ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, इस मुल्क के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है, हर सूरत में सियासी इस्तेहकाम। सिंध के अंदर आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे एक बात तो बताएं, बलोचिस्तान में आपने ऐलान कर दिया सीटों का, सिंध में कर दिया, पंजाब में कर दिया, केपीके में क्यों नहीं कर रहे भाई? केपीके में क्या मसला है? केपीके का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? केपीके में तकरीब हलफ बर्दारी क्यों नहीं रखी जा रही? हम किस तरफ जा रहे हैं हमें यह सोचना होगा। ये एक पूरा यूनिट है, इस यूनिट को इकट्ठे रहना होगा। इस फेडरेशन की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना होगा या सर, सबको, चाहे वो अदारा हो, चाहे वो सियासी जमातें हो, चाहे वो आम वोटर हो, कोई भी हो। अब ये फैसले का वक्त है। लेकिन जो मैं हालात देख रहा हूं, सिंध में अलहदा, पंजाब में अलहदा, केपीके में एक अलहदा चीज़ है और बलोचिस्तान में आप देखें ना, केपीके में आज तमाम तलीमी इदारे बंद कर दिए गए क्योंकि वहां पर आज एहतजाज की कॉल थी मजहबी जमातों की तरफ से, पता है ना आपको। तो कितने दिन, कितनी कॉलों पे आप बंद करेंगे? हम क्यों नहीं सिस्टम को दुरुस्त कर लेते? हम क्यों नहीं तमाम स्टेक होल्डर्स को किसी एक जगह बिठा लेते? हम क्यों नहीं तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के ये फैसला करते कि आपकी सियासत, आपका सब कुछ इस मुल्क की वजह से है। चलें, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, मुल्क की मजमूई सूरत हाल, जिस तरीके से नंबर गेम पूरी हो रही है, जिस तरीके से हुकूमतें तश्कील पा रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस्तेहकाम आएगा जिसकी बातें हो रही थी कि इलेक्शन के बाद मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा जिससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफॉर्चुनेटली
ये हुआ कि इलेक्शन तो हो गए और इलेक्शन ही कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द कराएं, बहुत ज़ोर दिया जा रहा था, लेकिन इलेक्शन में लोगों ने मैंडेट किसी एक पार्टी को नहीं दिया, सेपरेट मैंडेट हुआ और वो भी उसमें भी कई डाउट क्रिएट हो चुके हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स पे भी। तो अब बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है कि सबको मिल के, मैं तो आपको याद होगा आपके प्रोग्रामों में 20 बार यही बात कर चुका हूँ कि मुल्क इस तरह नहीं चलेगा जब तक हम सब मिल के कंसेंसस से ये नहीं समझेंगे कि मुल्क हमारा है और ये बहुत नीचे जा रहा है और बहुत तबाही की तरफ इसका निशानदेही हो रही है। हम इसका हल क्या निकालें? मुल्क के तमाम जो इलेक्ट हुए ना लोग वो मुहिब वतन हैं, डिफरेंट पार्टी से तो हो सकते हैं, लेकिन अब जब तक अगर यही हमने शुरू करना है, इलेक्शंस का पहले दिन से मैं आपसे कह रहा था कि कोई एक पार्टी अक्सरियत लेती हुई नज़र नहीं आ रही। अब यही सूरत हाल है और स्टेबिलिटी इसमें आना देखिए बिल्कुल आ सकती है अगर ये समझा जाए कि सबको एकोमोडेट करना है, एक दूसरे के मामले को एडजस्ट करना है, यहाँ टॉलरेंस दिखानी है। और अगर यही झगड़े रहे और एक दूसरे से इख्तलाफ अरूज पे रहा तो इसमें तो कोई शक नहीं कि मुश्किल हालात और बढ़ जाएंगे। और जो जिस तरह हम चाहते हैं कि मुल्क स्टेबिलिटी पे जाए, मुल्क की इकानमी बेहतर हो, लोगों को रोज़गार मिले, हमने जो वादे किए हैं, जो लोगों से लोगों की तवक्कुआत हैं और कि महंगाई दूर हो जाए और गुर्बत ख़त्म हो जाए, तो ये तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमें ये भी वक्त है, जो भी मैंडेट मिला है सबकी सलाह मशवरे से एक कौमी हुकूमत बन जाए, उसके अलावा और कोई चारा मुझे नज़र नहीं आ रहा। शेख साहब आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि कौमी हुकूमत बने। हम भी समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को अब इस वक्त इकट्ठा होना होगा, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सबको इकट्ठे होना होगा और इसमें सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। तो फिर क्या आपकी जमात इसमें पहल करेगी? देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुल के कहा है कि क्योंकि ज़्यादा अक्सरियत जो है सीटों के हिसाब से वो लोग हैं जो आज़ाद कह लें या पीटीआई के सपोर्टर्स कह लें, तो उनसे अगर हुकूमत बन सकती है अब ना तो आज़ाद का सबसे पहले तो उनका राइट है। शेख साहब ना तो आज़ाद कहा जा सकता है ना तो पीटीआई के सपोर्टर्स कहा जा सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, अगर पार्टी वाइज देखना है तो उनकी नशिस्तें फिर ज़्यादा बनती हैं कौमी असम्बली में। जी तो उनको उनका पहला राइट है ना जी कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बिल्कुल उनको बनानी चाहिए। अब लेकिन वो अगर कहें कि हमें ना मुस्लिम लीग के साथ बैठना है ना हमें पीपल पार्टी के साथ बैठना है, तो फिर आप बता दीजिए कौन सा और रास्ता है, सब मिल के बैठ जाएं। चलो अगर वो समझ नहीं आ रही तो सब मिल के बैठ जाएं। शेख साहब वही रास्ता है जिस रास्ते से पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी बैठ गई है, उसी रास्ते पे उन्हें भी ले आए। हाँ बैठ गई है और कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, बैठी है। लेकिन कोई इससे आप कहें कि कोई स्टेबिलिटी हो जाएगी जब तक बाकी जो ज़्यादा अक्सरियत में पार्टी के मेंबर बने उनको भी उनकी राय को भी साथ लेना पड़ेगा ना। हम तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकानमी की बात आपके प्रोग्रामों में आप बताइए राणा साहब, मैं बार बार यही वही बात तो करता रहा हूँ, कोई तब्दीली आई है? वो देखिए ना इलेक्शन तो हो गए, अब इलेक्शन होने से बहुत कहा जाता था ना जल्द इलेक्शन हो, जल्द इलेक्शनों को डिले किया जाता रहा है। आप मानते हैं कि जो दावे किए जाते हैं कि बाहर का इन्वेस्टर आएगा मियां नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर, वो भी आपको आता हुआ दिखाई देता है? देखिए आपको पता है कि मैं इकोनॉमिक फाइनेंस साइड का आदमी हूँ, मैं तो यही मेरी कोशिश है कि किसी तरह हमारे मुल्क में कॉन्फिडेंस पैदा हो ना, लेकिन वो भी तभी होगा जबकि हम उनकी राय लेंगे। जहाँ कभी तो देखिए ना बाहर का फाइनेंस मिनिस्टर आ जाता है, कभी बैंकर आ जाते हैं। असल मुल्क की इकानमी को बूस्ट करना है और उसको उठाना है, लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर करना है, लोगों को अमीर बनाना है, लोगों को मुख्तलिफ तरीकों, और वो वही कर सकते हैं जो कि इस लाइन में शेख साहब लोग आपको 7वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लोग आपको सुन रहे हैं और लोगों की एक बड़ी उम्मीद बनी हुई है। मियाँ साहब ने कहा था 4 रुपये की रोटी मिलेगी, इक़्तिदार हमारा आने दे, 10 रुपये की किलो सब्ज़ी मिलेगी, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, ये सारी चीज़ें थी। क्या अवाम को अब ये सुख का सांस आएगा? क्या रोटी 4 रुपये में मिलेगी
क्या बिजली सस्ती होगी, क्या सब्जी 10 रुपए किलो में मिलेगी, ये आवाम जानना चाहती है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ज़रूर ये होगा अगर हम सब देखिए, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पोटेंशियल है पाकिस्तान में। मैं क्यों सियासत में आया या क्या मेरी एक्सपर्टीज है, मैं तो यही कहता रहा हूं कि जब तक हम सबको मिला है, मैं अभी उठ के आ रहा हूं, बहुत काफ़ी लीडिंग बिजनेसमैनों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है। कल मैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गया हुआ था, उनसे मैंने मशवरा किया कि क्या किया जाए। देखिए सब चीज़ें तब होंगी जब हमारे आपस में इख्तलाफात ख़त्म होंगे, जब एक पेज पे आएंगे और कोई ऐसा आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा जो को मुल्क की इकानमी। कौन ऐसा आदमी सर? 3 लोगों के नाम है, सिर्फ ये काम होता है। 3 लोगों के नाम है। क्या होता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कि कर्जे लो और उसको कर्जे वापस किस तरह करो, सारा दिन तो उसका इस तरह इसमें गुजर जाता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपनी जगह पे, इस मुल्क को तरक्की 2% हमारी ग्रोथ रह गई है। फिंच आपके सामने कह रही कि हम कर्जे नहीं दे पा रहे, और नया जो IMF का फर्दर हमें बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चाहिए IMF का, तो वो देखिए बात ये कि हमारे अपना इकानमी भी तो बढ़े ना। हम सिर्फ कर्जे लेके कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनका पे बैक करें इतने ऊंचे रेटों पे। अच्छा शेख साहब ये बताइए, आप कहते हैं कि कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर आए, कौन आए? सुल्तान इलाना साहब आए, मोहम्मद जानजेब साहब आए, इसहाक डार साहब आए, कौन बेहतर है? किस तरह वो आए, उन्होंने क्या किया है? 31 साल तो मैं गली गली फिर रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ इस काम के लिए। यार सर मुझे इलेक्टेड बंदे को शेख साहब क्यों नहीं बन सकते जी? वो जो पार्टी ने नाम दिया यार, पार्टी शेख साहब क्या मुझे बताएं, BJP से आए हैं? ये तो शेख साहब भी तो नॉन लीग से आए हैं ना, तो उनकी एक्सपर्टी है। नहीं, पहली बात तो ये है कि कौमी असम्बली, देखिए आईन आपका कहता है कि बजट और फाइनेंशियल मैटर पे वोट सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबर ने देना है, इसमें सेनेट का मेंबर भी नहीं दे सकता। आईन के स्पिरिट के बगैर है कि अगर कौमी असम्बली के इलेक्टेड मेंबर के बगैर आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे या कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे, कोई ऐसा बंदा जो कि वो मुल्क को नहीं संभाल सकता, अभी मुल्क नहीं संभलेगा। अगर आप इलेक्टेड लोगों को पीछे कर देंगे तो लोगों की जो तवक्कुआत है, हम जो उनको सारी बातें करते रहे, हम जो उनसे कहते रहे कि हम आपका रिजल्ट निकालेंगे, बाहर वाले लोग नहीं कर सकते। बड़े तजर्बे हमने कर लिए और मैं फुली तौर पर रेजिस्ट करूंगा इस बात को। अगर कौमी असम्बली के बाहर का कोई इलेक्ट होगा तो कभी भी इस मुल्क के, और उसके साथ साथ कौमी असम्बली के बाकी तमाम पार्टियों को भी साथ मिलाना पड़ेगा, हमें कंसेंसस बनाना पड़ेगा। उसके बगैर आप कहे 2-3 महीने 4 महीने चलेगा। शेख साहब आपकी GDP जब तक बढ़ेगी नहीं, तरीके ही हमारे पास है कि किस तरह मुल्क का लीकेज खत्म करनी है। शेख साहब डॉलर नीचे आ रहा है कि नहीं? डॉलर भी देखिए नीचे आ रहे हैं तो उसकी पॉलिसीज होती है ना। अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी या बाहर से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो तब डॉलर नीचे आएगा ना। अगर हमारी इंपोर्ट बढ़ती रहेगी चांस क्या और है? बाहर से पैसा भी नहीं आएगा, चांस क्या है? तो ये इसके लिए कोशिश, हमें पता है ना किस तरीके से आना है, हमें बनाया सामने तो बिठाएं, हमें कोई इख्तियार तो देना। अभी भी मैं बैठ के बहुत काफ़ी बिजनेसमैनों से डिस्कस करके यही बात आया हूँ और मेरी ज़िंदगी गुजर गई है। मैंने 52 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का इलेक्ट होके बना, फिर मैं प्रेसिडेंट बने हुए भी मुझे तकरीबन 1987 में बना, तो 37-38 साल हो गए। अब ये इंटरेक्शन है ना। मेरा बेटा इरफान कैसर मरहूम, वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। या तो कोई लाए ना ऐसा आदमी जो मुख्तलिफ लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन उसका हो। अच्छा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस खुद को लोग कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे। आप खुद को कैंडिडेट समझ रहे हैं वजीर खजाना का? बिल्कुल, मैं फुल फ्लेज कैंडिडेट हूं और मैं ये समझता हूं कि मैं मिलजुल के मुल्क की इकानमी को संभाल सकते हैं। देना मैं चैलेंज कबूल करता हूं। और अगर आपको कंसीडर नहीं किया जाता, कंसीडर, फिर क्या करेंगे शेख साहब? मैंने क्या करना है जी, मैं तो देखिए ना अपना रोल ही प्ले करूंगा। मुझे जो समझ आएगी, जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपना मशवरा देता रहूंगा। लेकिन इस तरह मुल्क तो आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत टाइम ज़ाया हो गया। फर्दर मेरी गुजारिश होगी, जो भी सुन रहे हैं या जो भी हल्का जो हैं जो कि इक़्तिदार वाले, मेरा कहना उनसे ये है कि मुल्क के इकानमी को बेहतर करें। अपना यही सिर्फ कर्जों पे इंसार ना करें, सिर्फ कर्जे मुल्क को और तकलीफ में। देखिए ना क्या हो रहा है, इंडिया 1990 में
पाकिस्तान से 4 गुना था, आज पाकिस्तान से 13 गुना हो गया। अब तो वो इंडिया का टाटा डिफेंस ग्रुप आज की से 7 साल पहले टाटा ग्रुप की मालियत भी सर जीडीपी से जी हमारी वो ज्यादा हमारे होगी। जितना उसकी इकानमी हमारी जितनी होगी। देखिए ये सीधी सीधी मिसालें हैं ना, थोड़ा सा क्योंकि आज आपके पास टाइम है तो आप सुनिए ना कि 1947 से लेके 1990 तक जो हम ज़्यादा तरक्की कर रहे थे, हालांकि हमारे हिस्से में जो इलाके आए थे वो गैर तरक्की याफ्ता थे, यानी वहाँ इंडस्ट्री भी नहीं थी और वहाँ एजुकेशन भी नहीं थी। पहले 43 साल हमारी पर कैपिटा इनकम इंडिया से 50% ज़्यादा थी। हम पहले 43 साल सिर्फ इंडिया 4 गुना था पाकिस्तान के इकानमी से। और मनमोहन सिंह, मैं खुद इस बात का आगाह हूँ क्योंकि मेरे दोस्त थे मरहूम डॉक्टर महबूब हक साहब, मनमोहन सिंह टेलीफोन करके उनसे पूछते थे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, हमें भी कुछ तरीका सिखा दें। वो हम उनको बताते रहे। कोरिया हमने तरीके तो बहुत से ममालिक को बताए हैं, लेकिन शायद वो तरीके हम खुद अडॉप्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमें इस मफलूक हाल ही का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया। नहीं, पहले शेख साहब एक ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सेटअप के अंदर जिस तरीके से हुकूमत तश्कील पा रही है, आने वाले दिनों में चैलेंजेस क्या होंगे? वो चैलेंजेस बैरूनी, अंदरूनी और आपसी 3 हिस्सों में तकसीम है। उस पे ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है? ये सेटअप जो है, ये सेटअप किस हद तक देर पा हो सकता है जो माजी के पीडीएम के सेटअप से मुख्तलिफ होगा? इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब, एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप वोट देना चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वजारत उज़्मा के लिए, लेकिन दोनों के मंशूर देखें तो एक बुनियादी फ़र्क है। वो बुनियादी फ़र्क ये है निजगारी के हवाले से। पीपल्स पार्टी निजगारी की मुखालिफत करती है और PMLN निजगारी की हिमायत करती है। ये सबसे बुनियादी इशू है जो अगली हुकूमत में दरपेश है फौरी तौर के ऊपर। तो इस पे कंसेंसस कैसे बिल्ड होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो आपको इसकी समझनी चाहिए और मुझे भी कि हम बगैर शराइत शरीफ को इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम चाहते तो हम आज ही कैबिनेट का हिस्सा हो सकते थे, पर हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और हमें ये गारंटी दी है मियाँ साहब ने कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें हमारा कंसेंसस नहीं होगा। तो जब किसी चीज पे एज पर प्रिंसिपल हम उसको अप्रोच करेंगे तो आई एम श्योर उस पर व्यवस्थानी की जाएगी। और मैं समझता हूँ इस टाइम पर कोई ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि कोई ऐसी चीज का फैसला किया जाए जो कि कंसेंसस के खिलाफ हो। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल स्मूथ सेलिंग होगी। तैमूर साहब, आपने कहा कि मियाँ साहब ने आपसे वादा किया है कि आपके मशावरत के बगैर कोई काम नहीं होगा। तो पहले जो 17 माह आप लोगों ने इकट्ठे हुकूमत की, क्या मियाँ साहब उसमें आपकी मशावरत उन कामों में शामिल नहीं होती थी? मैं समझता हूँ कि सब भी काफी हद तक मशावरत होती थी और काफी हद तक कंसेंसस होता था। कभी कभार तो ऐसे फैसले होते थे जो कि मजबूरन हो भी जाते थे, पर मैं समझता हूँ वो जो एक चंद माह का टाइम गुजरा वो एक अच्छा टाइम था, वो इतना बुरा नहीं टाइम था। और अगर आप देखें तो बहुत बहुत मसले मसाइल थे, खास IMF की बात करें तो हमने उन सब मसलों में से इकट्ठा एक साथ इस मुल्क को निकाला। तैमूर तालपुर साहब, आज वो अच्छा टाइम है, आज से 3 माह पहले तक भी अच्छा टाइम था, लेकिन जो बीच वाले 3 माह हैं बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसमें ना तो नौकरियां बढ़ाने का कोई एजेंडा शामिल था, ना ही महंगाई कम करने का एजेंडा शामिल था। महंगाई और बर्बादी जो की गई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। तो समझ नहीं आती कि वो 3 माह पहले वाला ठीक है, आज वाला ठीक है, या इस 3 माह के अरसे वाला ठीक नहीं था? देखिए जी, आपको मैं एक बात समझाऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 ही जमातें हैं जो आज इकट्ठा बैठी हैं। PDM के साथ हम खड़े हुए थे, हमने PDM की सपोर्ट की, हमने शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक अच्छा टाइम पीरियड गुजरा और फिर इलेक्शन आ गई।
अब मैं आपको बताऊं कि यही रिपीट होगा। अभी 5 साल हम इकट्ठा गुजरेंगे, एक साथ गुजरेंगे, और 5 साल के बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन में आमने सामने होगी, और उस 3 महीने में फिर आप यही बातें फिर से सुनेंगे। एक हमारी जो वर्कर्स हैं, हमारे विद्यालय हैं, हमारे इलेक्टेबल्स हैं, उन सबका एक जज्बात है जो इलेक्शन में जागता है, और उसी हिसाब से हमारी जो है लीडरशिप। तालपुर साहब, क़यादत के अल्फाज जो होते हैं ना, उस पे लोग लब्बैक कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अल्फाज जो थे, क़यादत तो वही है ना। उनके जलसों में क्या था, तीर का शिकार किससे करना है, शेर का शिकार किससे करना है, तीर से। मुल्क को अगर आपने बचाना है तो इन लोगों से बचाएं। इन लोगों ने हमें हुकूमत में रहते हुए कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं तो किसी सूरत में भी इस हुकूमत को अफोर्ड नहीं करता, मैं तो कभी इनके साथ नहीं चलता। देखें, ये बातें तो आपने इलेक्शन से पहले हमें बताई थी, आपके कायदीन ने। जलसे निकाल के देख लें, अगर आप कहते हैं तो मैं जलसों की तकरीरें सुना देता हूँ। ये बातें जब हम कर रहे थे तब हम इलेक्शन में आमने सामने, फिर झूठ हुआ ना, फिर इलेक्शन में झूठ नहीं हुआ, सच हुआ। इसलिए सच हुआ क्योंकि आज भी हम उनके साथ हुकूमत में नहीं है। अगर आप समझते हैं तो अब सौदेबाजी तो है ना, सदर पे आप सदर ले रहे हैं। वो हम भी पीटीआई बन जाए, हम अपने मफादों के पीछे जो है हुकूमत का खाना खराब कर दे, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब कर दे। नहीं सर, इस तरह नहीं होता। हमें कितना भी गुस्सा हो, हम कितने भी नून लीग के खिलाफ हो, जब हमारे मुल्क की बात आएगी तो हम मुल्क के साथ खड़े होंगे। हम पीटीआई वाले नहीं है। हम इसमें पीटीआई हो गए, हम इसमें तो तमिल साहब हमने तो पीटीआई का जिक्र ही नहीं किया। आपने अचानक पीटीआई पे ले गए हैं। आपने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आपने कहा है कि सदर पे ये हमें वोट देंगे और बाकी वज़ीर आज़म पे हम देंगे। अभी आप कहते हैं कि कोई हमारा लेन देन ही नहीं है, कोई हमने कुछ लिया ही नहीं। हम अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं। हम जैसा बुका अगर हम चाहते तो हम आज ही कैबिनेट का मालिक बन सकते थे, पर क्योंकि हम अपने असूल पर खड़े हुए हैं, पर हम उस असूल पे खड़े हुए भी इस मुल्क को डिस्टेबलाइज होने नहीं देंगे। अगर उसके लिए आप कहते हैं कि हमने झूठ बोला, तो आप 101 बार कहेंगे झूठ बोला, पर हम इस मुल्क की जब बात आएगी हम मुखालफत नहीं करेंगे। हम इस मुल्क के लिए सियासत को दांव पे पहले भी लगा चुके हैं और फिर से भी लगाएंगे। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, ये बताइए कि काबीना में हिस्सेदारी ना लेने की बुनियादी वजूहात क्या है? क्योंकि हम अपनी एक जो सोच है उसका फर्क रखते हैं, हमारे मंसूबे में फर्क है, और फिर भी क्योंकि हमें इस मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं करना, क्योंकि हम फिर से इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वो इकोनॉमिक हालात नहीं है कि हर 6 महीने में इलेक्शन हो। इस वजह से हम पीएमएल नून को सपोर्ट करें। अच्छा, एक सवाल का जवाब, आपने 300 यूनिट फ्री का ऐलान किया था बिलावल साहब ने, और साथ प्राइवेटाइजेशन के आप सबसे ज़्यादा खिलाफ पीपल्स पार्टी है। अगर ये क्या है, एक तो बता दें, क्या आप कौम को 300 यूनिट मिल रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन का जो शोर मचा हुआ है क्या वो रुक जाएगी? अब प्राइवेटाइजेशन सिर्फ वहाँ पर होगी जहाँ पर कंसेंसस होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का कि ये हमारे मुल्क के फायदे में है, वरना वो रुकी जाएगी। जहाँ तक आपने बात की यूनिट की, तो मैं समझता हूँ इस टाइम पर जो भी हमारी जायज़ मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। आज मीटिंग थी हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ, जहाँ पे उन्होंने हमें फिर इस बात की यकीन दहानी कराई, और साथ में यही कहा कि हमने ज़रूर हुकूमत का ऐसा नहीं बने, पर जो हमारे जायज़ मसले होंगे वो हम हल करेंगे। तो मुराद अली शाह साहब फिर वज़ीर आला के लिए नॉमिनेट कर दिए गए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल उनका अनाउंस कर दिया है। और बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब को कब अनाउंस करेंगे? मेरे ख्याल से वहाँ पर अभी तक कंसेंसस नहीं हुआ। बुगटी साहब का भी नाम है और एक और भी नाम है हमारे किसी दोस्त का, तो इन दोनों में से मैं समझता हूँ आज रात तक फाइनल हो जाएगा कि कौन किसका नाम अनाउंस किया जा रहा है। अच्छा, कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचेस में बैठेंगे या अपोजिशन बेंचेस में? ये तो चेयरमैन बिलावल और प्रेसिडेंट जरदारी साहब फैसला करेंगे, पर मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उनके साथ ही बैठ सकते हैं, बट दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये तो हो गया जी, आप लाजमी बात है, वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम हुकूमती बेंचों पर ही बैठेंगे, किसी सूरत में भी उस पर नहीं बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। जब हमायत की तो फिर अपोजिशन में तो नहीं बैठेंगे। तो क्या कौम के मुल्की मफाद के लिए, वसीतर मुल्की मफाद के लिए आप एक दफ़ा फिर
कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद हों, दावा दें, जो नहीं आता वो बेनकाब हो जाएगा, ताकि मुल्की मसाइल को हल किया जा सके, मुल्की मुआशरत के मसाइल को हल किया जा सके और सियासी इस्तेहकाम आ सके। अगर आप जरा गौर करें और पास्ट रिकॉर्ड देखें हमारा, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा मुकायमत की बात की है। जब कोई पीटीआई से बात करने को तैयार था, तब भी हमने ऑप्शन रखा था ओपन, हम पीटीआई से भी बात कर सकते हैं, उनके आजाद अराकीन से, उनकी तरफ से हमेशा रुकावट आती थी। तो अभी भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हुकूमत फॉर्म होने के बाद ये स्टेप भी जो है सदर जरदारी लेंगे, लीड करेंगे, सबको बुलाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो मसले मसाइल हैं वो हल हों और प्यार मोहब्बत से जो है ये मुल्क आगे तरक्की करे, मसले मसाइल हैं वो हल हों और प्यार मोहब्बत से मुल्क आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना तैमूर तालपुर साहब तो वज़ा कर गए तमाम पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आसिफ अली जरदारी साहब का रोल अगले 5 सालों में क्या देखते हैं? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब का रोल वही होगा जो हमेशा रोल हुआ है। उन्होंने एक मुफाहमत की सियासत की है, लेकिन शायद इस दफ़ा वो मुफाहमत की सियासत वो ना हो सके। चलो मेरा ये सवाल ले लें कि वो सदर आरिफ अलवी से कितने मुख्तलिफ सदर होंगे? बहुत मुख्तलिफ होंगे, बहुत मुख्तलिफ होंगे। सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो होम्योपैथिक थे, ये एलोपैथिक है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ कि आसिफ अली जरदारी साहब एक सियासी जमात को, देखिए यहाँ बड़ा एक आएगा, पहले आता था कि आरिफ अलवी साहब सियासी जमात के साथ क्यों है, याद है एक बड़ी बातें आती थी। तो ईवान सदर जो होगा ना, अब पीपल्स पार्टी का हेड ऑफिस होगा। साहब दौर में देख लें ना आप, बाकी मामलात में देख लें, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी तरह चलेंगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। और तीसरी चीज़ जो है कि हालात जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगे, लेकिन इन सब को इकट्ठे होना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हुकूमत को अपना हाथ आगे करना पड़ेगा, हुकूमत को किसी चीज़ में पहल करना पड़ेगी, हुकूमत को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर हुकूमत कुछ नहीं देती, हुकूमत यही कहती है, कुछ से मुराद है जो एक तो पहले ये जो आईनी हक है उनकी सीटों का, मैं नहीं कह रहा सारी सीटें, हुकूमत ये कह तो सकती है ना जनाब इनके फैसले मेरिट पे कर दे और जल्द कर दे। हुकूमत इसके लिए कमीशन भी बना सकती है, गैर जानिबदार कमीशन। उसके बाद ये जो उनकी सीटों का मामला है, जो सीटें मिलती हैं, इस पर भी हुकूमत को अपना रोल अदा करना चाहिए। तीसरा, हुकूमत को वो तमाम सख्तियाँ जो एक जमहूरी हुकूमत को नहीं करनी चाहिए, हुकूमत को इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि हालात ठीक हो जाएंगे। और अगर हुकूमत वे फैसला कर ले, जिस तरह आज मलक अहमद खान साहब ने भी बात की, जहाँ जिस तरह अता तारड़ साहब ने भी बात की और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इसका मतलब है कि आप पहले दिन से ये फैसला कर चुके हैं कि आपने लड़ाई लड़नी है। तो जब आपने ये फैसला ही कर लिया है, तो फिर किस तरीके से आप अपना आइंदा आने वाला वक्त बेहतर समझते हैं? सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता। जब हुकूमत में आने वाले ही सख्त लहजा अपनाएंगे तो फिर अपोजिशन वालों से नरम लहजे की तवक्को किस तरीके से की जा सकती है, एक बुनियादी बात है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।